सो हेलो गाइस, मैं हूं आपका अपना सिद्धार्थ भैया, जहां मैथमेटिक्स पढ़ने वाला ना बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। तो आज है हमारा ब्रह्मास्त्र सीरीज ना, ब्रह्मास्त्र सीरीज की शुरुआत है, जहां हमारा आज डे 1 है। ठीक है, आज हमारा डे 1 है इस चैप्टर का, और हमारा चैप्टर है रियल नंबर्स। हम पढ़ने वाले आज रियली नंबर्स को पूरी तरीके से, जहां हम बोर्ड के लिए प्रिपेयर होने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की सीरीज को यहां से। ठीक है, तो चलो एक बाय एक करके, ठीक है, और है ना पूरा देखना एंड तक। ठीक है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, जितना कर लिया मतलब इनफ है। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। पहला कहाँ से शुरुआत करें? अरे ठीक है भैया, यहाँ देखिए, ठीक, यहाँ देख लो, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ समझो इतना कि अगर आपको सेक्शन ए पार करना है ना, सेक्शन ए इस चैप्टर के अंदर से, तो इस चैप्टर के अंदर मेनली जो ज्यादातर सेक्शन ए में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो है वो ये है। ठीक है, ये क्या बोला गया है यहाँ पे, ये कर लेना ना। ठीक है भाई, ये कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला सवाल क्या देखो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। ठीक है, अब बोलोगे भैया प्राइम नंबर क्या होता है, तो ये याद देखो, प्राइम नंबर जो होते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, जिनके दो ही फैक्टर्स हो, जिनके दो ही फैक्टर्स हो। दो फैक्टर्स मतलब एक तो होना चाहिए 1 और दूसरा इटसेल्फ, मतलब वो खुद का होना चाहिए। जैसे 2 हो गया, 2 कौन से किस किस के टेबल में आता है, एक तो 1 के टेबल में आता है और एक 2 के टेबल में आता है। 3 हो गया, 3 क्या आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है क्या, नहीं ना, तो 2 में नहीं आएगा, 3 अपने टेबल में आता है। 4 में आता है नहीं, 5 में आता है नहीं, तो ऐसे ही 5 हो गया, फिर 7 हो गया, 9 हो गया। तो ये जो नंबर्स है वो सारे क्या प्राइम नंबर्स है, ये सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं और एक 1 के टेबल में आते हैं। तो ऐसे नंबर्स को बोला जाता है प्राइम नंबर्स। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो क्या है आपका 2 जो है आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का मतलब होता है, ठीक, प्राइम नंबर का क्या, जिसके दो ही फैक्टर्स हो। अब दूसरा वर्ड आ गया कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स का मतलब क्या है, ठीक है, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर के एग्जांपल जैसे 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 9 हो गया। तो ऐसे नंबर्स जो 2 से ज्यादा, देखो अब 2 से ज्यादा फैक्टर्स का मतलब ये 1 के टेबल में आता है क्या, हाँ, 2 के टेबल में आता है, हाँ, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल। तो ये देखो 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स है। 6 का भी कुछ ऐसा ही केस है, 1 के टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 6 में आता है। तो देखिए 2 से ज्यादा फैक्टर्स, तो जब 2 से ज्यादा फैक्टर्स प्रेजेंट हो तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। और प्राइम नंबर्स मतलब जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स प्रेजेंट हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ना, आगे ठीक, आगे क्या लिखा हुआ है। अब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का मतलब तो हमने समझ लिया। ठीक है, प्राइम नंबर्स, ठीक है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, 4। ये याद है ना, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2 और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है 4। इसके बाद 1 इज नेदर प्राइम नंबर और नॉट कंपोजिट, मतलब जो 1 नंबर है, नंबर 1 है, ठीक है, वो तो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, दोनों ही नहीं। ठीक है, काट देना दोनों में, ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ये जरूरी है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर देखा जाए तो ये कर ही लेना, इंपॉर्टेंट है सारा। इसके बाद 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, मतलब जो प्राइम नंबर की सीरीज है उस पूरे प्राइम नंबर की सीरीज के अंदर सिर्फ 2 एक लौता ऐसा नंबर है जो कि इवन है। बाकी आप देख लो, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है, तो ये देखो दिख रहा है सारे के सारे नंबर, ये जो 2 है मेरा वो क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है भैया, मान लिया कि जो 2 है प्राइम नंबर है और इवन नंबर है, इवन नंबर है ना। 3 जो है वो क्या है आपका ऑड नंबर है, 5 भी ऑड है, 7 भी ऑड है, 9 भी ऑड है, 11 भी ऑड है, 13 भी ऑड है। तो आपका जो भी पूरा का पूरा प्राइम नंबर का सीरीज है उसमें सिर्फ 2 ऐसा एक लौता नंबर है जो कि क्या होना, जो कि क्या है, इवन प्राइम है, इवन प्राइम नंबर है, ये याद रखना, इवन प्राइम नंबर। देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। ठीक है, ये है ना बड़े समझने की बात है कि हमारी पूरी 1 से लेके 100 तक के नंबर्स में, मतलब 1 to 100, ठीक है, 1 to 100 इन सब में, ठीक है, देयर आर टोटल 25 प्राइम नंबर्स, सिर्फ 25 प्राइम नंबर्स है। अब मेरा एक सवाल ना, अगर 25 प्राइम नंबर है तो कंपोजिट नंबर कितने हुए, अगर 25 प्राइम नंबर से कंपोजिट कितने हुए, है ना, बड़े आसानी से बता दोगे भैया 75। अरे यार 75 कंपोजिट नंबर्स नहीं होंगे। अब बोलोगे क्यों, तो देयर आर ओनली 74 कंपोजिट नंबर्स।
ठीक है। हमने यहाँ पे ना अभी देखा था 1 इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अगर 1 मैं प्राइम में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ तो कंपोजिट में भी इंक्लूड नहीं होगा। तो 100 में से अगर मैं 25 माइनस किया तो 75 बचा, ठीक है। अब 1 को भी हटा दो, -1 कर दो तो कितना आ गया 74। तो ये याद रखना, अगर 25 यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर 25 प्राइम नंबर्स है तो 74 कंपोजिट भी रहेंगे, 74 कंपोजिट नंबर्स भी रहेंगे अगर 25 प्राइम है तो। अगर 25 प्राइम नंबर्स है तो 74 कंपोजिट नंबर्स है। क्यों? क्योंकि 1 जो है इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये याद रखना, नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, या फिर कुछ और सवाल जो पूछे जा सकते हैं। जीरो, अच्छा ये था ना कुछ खास नहीं कि जीरो इज नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव नंबर और से नेदर पॉजिटिव और नेदर नेगेटिव। मतलब जो जीरो है, ठीक है, शून्य, ये एक ऐसा नंबर है जो कि ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव। मतलब इसको ना तो मैं पॉजिटिव में इंक्लूड करता हूँ ना ही नेगेटिव में। जैसे कि एक नंबर लाइन हमें पता है कि जीरो यहाँ पे होता है 1 2 3, ये पॉजिटिव नंबर्स -1 -2 -3 ऐसा करके बताते हैं। तो ये तो हमें पता है कि ये नेगेटिव नंबर है और ये भी हमें पता है कि ये पॉजिटिव नंबर है। लेकिन जीरो एक ऐसा नंबर है कि जो तो ना तो नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। अब द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इज 2520। ओके, ये है ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ना, आज तक के बच्चों को कुछ काफी लोगों को नहीं पता रहता, ठीक है। लेकिन ये सीबीएसई या फिर गुजरात बोर्ड दोनों में पूछने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर पेपर घुमाने के पूछने अच्छा था तो पूछ सकते हैं कि 2520 एक ऐसा नंबर है, 2520 एक ऐसा नंबर है जो कि 1 से लेकर 10 तक के हर नंबर से डिवाइड हो रहा है और ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब अगर मैं इसको 1 से करूँ तो भी डिवाइड हो जाएगा, 2520 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो भी हो जाएगा, 2520 को मैं अगर 3 से करूंगा तो भी हो जाएगा, 2520, ठीक है। अगर मैं इसको 7 से करूंगा तो भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब आप कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक हर नंबर से डिवाइड होने वाला है और ये स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक। आपको पूछा सकता है विच ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो दिस आर द 2520। आगे बढ़ते हैं, ओके ना। यहाँ पे बहुत खिचड़ पचड़ कर दिया रे, देखो चलो आराम से ना, चलो आगे बढ़ते चलो। स्लैश 2 consecutive numbers are always co-prime। अब co-prime नंबर्स का मतलब, अरे भैया यार co-prime नंबर्स का मतलब जब मैंने पढ़ाया था, ठीक है, आपको रियल नंबर्स तो co-prime का नंबर बताया था। co-prime नंबर्स ऐसे दो नंबर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF क्या आना चाहिए 1, HCF क्या आना चाहिए 1। जैसे कि 2 और 3 हो गए, इनका HCF निकालो, ठीक है, जब भी इनका HCF निकालेंगे तो वहां पे आएगा 1। 13 और 14 का निकालो तो भी कितना आएगा 1। 17 और 18 का निकालो तो भी कितना आएगा 1। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF अगर 1 आए, ठीक है, तो वो क्या होंगे को-प्राइम। और बोला गया कि हर दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, मतलब एक के बाद दो आएगा, इन दो नंबर्स को उठा लो, 2 3 को उठा लो, 3 4 को उठा लो, लगातार जो नंबर्स चल रहे हैं ना, जो लगातार नंबर्स चल रहे हैं, ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। तो लगातार जो दो नंबर्स होंगे वो हमेशा को-प्राइम नंबर्स होंगे, वो हमेशा क्या होंगे, को-प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। अब यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई तो देख लो ना एकदम आराम से। आगे बढ़ते ना आगे। अब हम थियरी तो पूरे साल पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, फिर भी एक बार थियरी तो हमने पूरे साल पढ़ी है, फिर भी एक बार, ठीक है, HCF LCM के बारे में पूरा समझ लेना, उसके बाद हम क्वेश्चंस करने वाले, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, पहला सवाल, फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स प्राइम फैक्टर्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 CBSE 2020। ओके, यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको नंबर दे दिया गया है, ठीक है। कंफ्यूज करना है, CBSE वाले तो कंफ्यूजन का भंडार है, बहुत कंफ्यूजन लाते हैं। तो अब हमें जब CBSE 2020 का सवाल दिया गया कि हमें इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, मतलब 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और बताना सम ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अब जिन्होंने हमसे पढ़ा होगा वो तो कैसे नहीं बताएंगे ना, वो तो आराम से बता पाएंगे। करना क्या, पहले तो 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, क्या हो जाएगा, जल्दी बोला जल्दी। हाँ, 2 9 18, फिर 8 16, 2 फिर 4 8 9 7 7 1 7। ओके, तो 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर।
2 इंटू 2 2 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 7 का स्क्वायर। बोला क्या क्या, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स के एक्सपोनेंट्स का। तो दिख रहा है ये प्राइम एक्सपोनेंट्स है प्राइम फैक्टर्स के, तो 2 + 2 जोड़ देना, 2 + 2 4 हो गए। ये हो गया आपका सवाल का जवाब, 2 + 2 हो गया, इतना ही था। सम बोला ना, सम ही, तो हमने कर दिया सम। किसके बोले थे, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ये रहे एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, 2 और 2, तो इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 4, है ना। इजी क्वेश्चन से खाली समझने की दे रहे, आप लोगों को सीबीएसई बस घुमा रही है, तो आपको बस घूमना नहीं है, ठीक है। हालांकि ऐसा ही होता है कि जब पेपर हार्ड बनाना हो, ठीक है, तो वो लोग ऐसा ही कुछ कर देते हैं। आगे बढ़ देना आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर 6 and can, ठीक है, कैन विद डिजिट 0 एंड एनी रियल नंबर फॉर n, ठीक है। ये कहाँ पे पूछा गया है, सीबीएसई 2012 का सवाल है। अब सीबीएसई 2012 का सवाल है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि समझो, ठीक है, यहाँ देखो, अगर 6 की पावर n है, बोला गया है मैं n की जगह पे कोई भी वैल्यू ले लूँ, मतलब 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, या फिर 6 की पावर 4, 6 की पावर 5, 6 की पावर 100, 6 की पावर 1000, कोई भी नंबर ले लूँ, या फिर 6 की पावर n ही क्यों ना ले लूँ, तो मुझे ऐसे कौन से नंबर पे जो लास्ट डिजिट है वो 0 मिलेगा। जैसे मैंने 7 का स्क्वायर किया तो कितना है 49, तो इसका n डिजिट कितना है 9, 8 का स्क्वायर किया कितना है 64, तो इसका n डिजिट कितना 4। तो हमें बोला गया 6 की पावर n एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसमें उसका जो लास्ट डिजिट आएगा, तो लास्ट डिजिट आएगा वो 0 आएगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें भैया, अरे यार बहुत ईजी, जब भी आपको लास्ट में ना 0 लाना हो ना, 0, तो ठीक है, यहाँ पे ना बड़े आसानी से लिख लो ना, ठीक है। अगर चेक करना है, अगर चेक करना है तो नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो, नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स निकाल लो और देखो कि 2 and 5 है कि नहीं, है कि नहीं, प्राइम फैक्टर्स है कि नहीं, ठीक है। अगर होगा, यहां पे ना एक और चीज लिख लो, बोथ आर इंक्लूडेड, बोथ आर इंक्लूडेड का मतलब हो गया दोनों होने चाहिए, दोनों होने चाहिए का क्या मतलब कि 2 भी प्रेजेंट होना चाहिए और 5 भी प्रेजेंट हो चाहिए, किसका, नंबर जब चेक करना उस नंबर का, ठीक है। जैसे नंबर 6 आया, ठीक है, अब यहाँ पे समझते देखो, 6 आया तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो, कितना आया 2 × 3 3 1, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3। अब 2 तो प्रेजेंट है, तो भैया बोलोगे आप तो लास्ट में 0 लगेगा, नहीं भाई ऐसा नहीं है। देख, जब भी 2, मैंने क्या बोला, 2 and 5 दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, एक्स्ट्रा नंबर हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं, 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, लेकिन 5 है क्या, नहीं है। तो अगर 5 प्रेजेंट नहीं है तो इस 6 की पावर कुछ भी ले लो ना आप x y z, तो वो कभी भी एंड में 0 शो करेगी नहीं, ठीक है। 6 की पावर 1 देख लो, 6 6 6 6 6 36, फिर 216, अब 6 की पावर 4 देख लो, 6 6 36, इन कैरी 9, ठीक है। कभी आप कोई भी एक्स वाई जेड नंबर ले लो ना, 1000 भी ले लो ना, तो भी आपको एंड में 0 तो कभी नहीं शो करेगी। या फिर 6 की पावर n खुद क्यों ना ले लो, आप कभी भी उसमें 0 प्रेजेंट नहीं कर सकते लास्ट में, आप लास्ट में कुछ भी हो जाए 0 प्रेजेंट नहीं कर सकते। कब तक, जब तक 2 and 5 ये दोनों नंबर इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं 10 ले लूं, ठीक है, 10 की पावर n, तो हम है ना बिंदास से एकदम सॉल्व बोल सकते हैं। 10 को अगर मैं डिवाइड करूं तो दिख रहा है 2 5 5 और 1 हो गया, तो 2 × 5 आ गया, तो दिख रहा है 2 5 और 2 दोनों प्रेजेंट है। तो जब दोनों चीजें प्रेजेंट होगी, जब दोनों चीजें प्रेजेंट होगी तो उसी टाइम पे क्या होगा, ठीक है, उसकी पावर में 6 की पावर n में 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे खाली 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट नहीं है, 5 नहीं है, 5 नहीं है। इसका मतलब क्या कि आप इसमें कितना भी नंबर ले लो ये लास्ट में 0 शो नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से ना ये है ना, ये चीज़ है ना लिख लो, क्योंकि ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल आने वाले ना, बहुत बहुत तगड़े तगड़े। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इरेशनलिटी वाला सवाल है, गुजरात बोर्ड 2022 का सवाल, गुजरात बोर्ड है ना।
देख लो भाई, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहला था हमें फिर से वही वाला। ठीक है, लेट 3 माइनस रूट 5 बी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक, फिर वापस वही वाला स्टेप, 3 माइनस रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। ठीक है, जहाँ पे हम लिखते हैं पी एंड क्यू बोथ आर को प्राइम। ठीक है, बोथ आर को प्राइम नंबर। अब ये -5 रूट 5 को उस साइड भेज दो और ये पूरी टर्म को उठा के ये साइड लेके आ जाओ। तो 3 माइनस पी बाई क्यू प्लस में था, इस साइड आके माइनस पी बाई क्यू हो गया इज इक्वल टू माइनस रूट 5 तो प्लस रूट 5। ये क्यू वहाँ पे एलसीएम लेके तो 3q माइनस पी अपॉन में q इज इक्वल टू रूट 5। ये देखो, अब यहाँ पे ना शक्ल दिख रही है कि ये रेशनल वाली है, ये रेशनल वाली शक्ल है और ये इरेशनल वाली शक्ल है। अब आप लोगों ने ना, हालांकि हम इस चैप्टर के एंड में ना एक और सवाल करेंगे जिसमें रूट 2 इन, तो आपको है ना अब यहाँ पे रूट 5 इज इरेशनल प्रूफ करना है पूरा का पूरा, इरेशनल। तो वो पूरी जो मेथड है वो हम लास्ट में देखेंगे। तो सेम टू सेम 2 की जगह पे 5 लगाना उस टाइम पे। तो अभी के लिए आप स्पेस जगह के लिए जगह छोड़ दो ताकि आपको आगे देख समझ में आए, बाद में वापस वही वाली सारी लाइन्स लिखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इसको यहीं पे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और तगड़े सवाल करते छोड़ो। ठीक है, ओके नेक्स्ट। ओके ठीक है, यहाँ पर ना शक्ल दिख रही है कि 3 प्लस, ठीक है 3 प्लस 2 रूट 5 जो है बोला गया है कि क्या नंबर है, रेशनल नंबर है इरेशनल। ये बेसिक वालों के लिए सवाल है ना, बेसिक वाले जितने भी है ना देख लो, बड़ा जरूरी सवाल है और वो भी 2024 में, मतलब पिछले साल ही पूछा गया। तो पिछले साल पूछा जाना सवाल है, इस साल भी पूछा जा सकता है। तो ऐसा कुछ सवाल है, तो याद रखना कि रेशनल प्लस इरेशनल नंबर जो होता है वो हमेशा इरेशनल ही होता है। रेशनल प्लस इरेशनल वाला नंबर हमेशा इरेशनल होता है। तो 2 प्लस 2 रूट 3 सॉरी 3 प्लस 2 रूट 5, ये क्या है 3 जो मेरा रेशनल नंबर है और ये जो आइटम दिख रही है ये मेरी इरेशनल नंबर है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो वापस इरेशनल होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इरेशनल, इरेशनल। ठीक, इरेशनल नंबर है, कोई बड़ी बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल तो आप लोगों ने कर ही रखे होंगे सारे के सारे। ठीक, बच्चे बड़े होशियार है ना इसके लिए। हाँ, अब ऐसे सवाल, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर का मतलब हमने बताया था, कॉम्पोजिट नंबर्स का मतलब क्या होता है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो उसको, ठीक है, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो उसको कंपोजिट बोलते हैं। तो ऐसे नंबर्स को कंपोजिट कैसे प्रूफ किया जाए, जैसे कि 7 × 11 × 13, ठीक है, प्लस 13। दिख रहा है इस पूरे आइटम के अंदर 13 भी है और इसमें भी 13, तो मैंने 13 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, 7 × 11 प्लस 13 तो 12 गया तो 1 बच गया। तो 13 × 77 प्लस 1 कितना आया, 13 × 78, ठीक है, 13 × 78, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 78 × 13, 3 8 = 24 टू कैरी 3 7 3 20 7 3 24 7 3 21 22 23 और यहाँ पे 78 आ गया, 4 1 1 10 1014 दिख रहा है ना, 1014। हालांकि ये कॉम्पोजिट नंबर है, ये तो है ना, कोई भी 30वां खान बता देगा ये कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, यकीन ना होता ना इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। जैसे ही आप प्राइम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे पता चल जाएगा कि प्राइम कॉम्पोजिट है, तो दिख तो रहा है वैसे भी। दूसरा वाला देखो सेम टू सेम वैसा ही है। क्या करना है, इन दोनों में से क्या कॉमन लेना है, 5 कॉमन ले लो, बचेगा क्या, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 प्लस 1, 3 2 6 6 6 36 × 7 4 28 प्लस 1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 कर देना ना, आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे भी जो आएगा ना, ये वाली आइटम भी आपकी क्या रहेगी, कॉम्पोजिट नंबर की रहेगी। ये वाली आइटम भी आपकी कॉम्पोजिट नंबर रहेगी। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई मगजमारी नहीं, टेंशन नहीं लेने का जाना। ठीक है, हाँ ये सवाल भी होगा ना। आगे बढ़ते हैं, ओके बस चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ ये है ना, ये गुजरात बोर्ड में भी पूछा गया सवाल है और सीबीएसई 2015 का सवाल, मतलब 2015 का तो है ही भाई सीबीएसई, लेकिन ये जीएसईबी में भी पूछा गया वाला सवाल है एक टाइम पे। ठीक है, अब मुझे ईयर याद नहीं आ रहा,
आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे ना ये सब क्वेश्चन पपलू है, पपलू बहुत इजी है रे बाबू, कोई टेंशन नहीं लेने का। यहाँ देख क्या बोला गया है, एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले तो ये समझ तू एलसीएम और एचसीएफ तुझे निकालना आता है कि नहीं, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया तो हमारे चैप्टर के अंदर एक फॉर्मूला दिया गया है। वो फॉर्मूला भी कैसा है, बड़ा इजी फॉर्मूला जैसे कि एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक, इनका एक फॉर्मूला हमारे इस चैप्टर के अंदर दिया गया है जो कि तुझे पता होना चाहिए। जैसे कि HCF ऑफ A कॉमा बी इंटू LCM ऑफ A कॉमा बी इज इक्वल टू A इंटू बी। हालांकि इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ क्योंकि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन शायद उसी के बेसिस के ऊपर हो। तो यहाँ समझ रेशियो ऑफ, पहले तो LCM और HCF निकालना, लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर। वो भाई लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम, तो पहले ना चैप्टर के मतलब इस हमारे सेशन के स्टार्टिंग में मैंने तुझे एक चीज दिखाई थी कि पहला कंपोजिट नंबर क्या होता है सबसे लीस्ट, जो कि होता है 4। अगर जिसने बेटा 3 लिखा है या 2 लिखा है तो है ना थप्पड़ खाएगा, ठीक है, बहुत गंदा, ठीक है। प्राइम नंबर 2 होता है। अब 4 और 2 इनका HCF में निकालना है, इनका HCF भी निकालना है 4,2 का, और LCM भी निकालना है 4,2 का, ठीक। अब जैसे कि 4 का क्या आ जाएगा 2 2 2 2 2 1 और 2 क्या आ जाएगा 2 और 1, ठीक। तो 4 का तो दिख रहा है 2 इंटू 2 है, या फिर 2 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं ना इसको तो, और 2 का क्या आता है तो ऑल 2 की पावर 1। HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जिसकी पावर कम हो उसको बोल देते हैं। HCF उल्टा समझना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब जिसकी पावर कम हो, जिसमें अब दोनों फैक्टर में कॉमन क्या है 2 कॉमन है, दोनों में से पावर किसकी कम है 2 की, 1 की, तो ये क्या है 2 की पावर 1। LCM क्या है, LCM में बोला गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब जो फैक्टर्स है वो तो लेना ही है और उसमें भी हाईएस्ट पावर, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 और 2 HCF कितना आ गया 2। अब बोला गया रेशियो इसका LCM और HCF का, तो LCM ऑफ 4,2 अपॉन में HCF ऑफ 4,2, यही करना है। रेशियो मतलब 4, ठीक है, मतलब LCM का और डिवाइडेड बाई HCF। LCM कितना है 4, HCF कितना है 2, ठीक। तो यहाँ पे ना इसे डिवाइड कर दो, ठीक है, 4 2 1 2 और 2 2 4, तो रेशियो कितना निकला 2:1, ठीक है, 2:1 इसका आपका आंसर है। या फिर ऐसा लिख देता ना पूरा कि LCM ऑफ 4,2 इज इक्वल टू 2 अपॉन में HCF ऑफ 4,2 इज इक्वल टू अपॉन में 1। तो आंसर जो है आपका है वो है 2:1। आपको रेशियो पूछा था तो ये याद है ना 2:1 के अंदर लिखना है। अगर 2:1 के आप खाली 2 लिख दोगे तो 2 आपका आंसर गलत होगा, याद है ना 2:1 में ही लिखना है। बहुत इजी, देख टेंशन मत ले, ठीक है, यहाँ इतना कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं, सब इजी टॉपिक्स है इस चैप्टर में। हालांकि हार्ड जैसा कुछ है ही नहीं, सब इजी है, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है और थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, इजीली हो जाएगा। ऐसे ही हम चैप्टर नंबर 1 पे पहुंचे ना भाई, शुरुआत तो 1 से की है, ठीक है। चैप्टर नंबर जब 14 करेंगे ना तब तक इस सीरीज के अंदर जुड़े रहो, बस हम बोर्ड में फाड़ के आ जाएंगे, ठीक है। बोर्ड के अंदर फाड़ना है ना तो बस जुड़े रहो, ठीक है। यहाँ नहीं, जहाँ अच्छा लगे वहाँ पर पढ़ो, लेकिन पढ़ना चालू करो अब, ठीक है। चलो हाँ तब कोई नहीं वरना मैं सोचू निशान के पास बड़ा पैसा आ गया। आगे बढ़ते ना, देखो ये है ना, मैंने दिखा ना इंपॉर्टेंट फॉर गुजरात बोर्ड, तो ये क्वेश्चन गुजरात बोर्ड वाले जितने भी बच्चे ना वो खास कर ले, ठीक है। इस बार आने की चांसेस ज्यादा है और CBSE 2021 का सवाल है, तो शायद गुजरात बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों में सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट कुछ नहीं है, बहुत सिंपल, गुजरात बोर्ड 2022 का सवाल है, ठीक है। ऐसा ही 2019 में CBSE में भी पूछा गया, दोनों में पूछा जाने का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो है इस सवाल में, कुछ ना कुछ तो है। निकालना क्या है LCM। अभी क्या बोला, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब पावर हाई, दोनों में हो पावर हाई। P A और B दिया हुआ, AB स्क्वायर दिया हुआ है P। Q जो है वो कितना है A3B। निकालना क्या LCM ऑफ P और Q का, बहुत सिंपल, LCM P और Q का बहुत सिंपल। देखो क्या है, पहले जितने भी टर्म्स लिख रहे A और B, 2 ही टर्म्स है A और B, ठीक है।
LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ज्यादा पावर, पावर ज्यादा किसकी, 1 की या 3 की, 3। बी की पावर किससे ज्यादा, 1 या 2, 2। ये रहा आपका आंसर, A³ B²। बात खत्म। देखो आसान आसान सवाल है, बस खाली मैं बोला प्रैक्टिस की जरूरत है, वो कर लो बस हो जाएगा सब, ठीक है, रेडी है सब बना। आगे बढ़ते, इसका आंसर है ना मिल गया ना आपको, बाकी आप देख के बता सकते हो A³ 3 और B² मतलब A³ B², ठीक। 1 मार्क्स का सवाल हमें कितना टाइम लगता है, सिर्फ 1 सेकेंड, ठीक। ऐसे ही जुड़े रहो, सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएंगे। 1 मार्क्स का सवाल 1 सेकेंड लगा, बाकी जब चैप्टर सारे करेंगे तो कितना टाइम लगेगा यार। 1 मार्क्स में अगर 1 सेकेंड लग रहा है, तो ऐसे अगर हम चैप्टर 14 चैप्टर्स है, 14 चैप्टर में से कुछ ना कुछ तो ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्मास्त्र दे के ही निकलेंगे, ठीक है। मैंने बोला था ब्रह्म ज्ञान के सीरीज के साथ, सॉरी हमारा ब्रह्मास्त्र के सीरीज के साथ हम ब्रह्म ज्ञान की भी सीरीज चालू करेंगे शॉर्ट्स के फॉर्म में, है ना। तो ब्रह्मास्त्र के लिए तो तुम लोग रेडी हो चुके हो, अब ब्रह्म ज्ञान की बारी वो भी आज से चालू हो जाएगा, लेकिन वो 14 डेज का नहीं रहेगा, वो इनफैक्ट 50 डेज का रहेगा, ठीक है। 50 डेज हम ब्रह्म ज्ञान लेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। तो जुड़े रहना इस सीरीज के अंदर भी। और 14 चैप्टर्स है तो 14 सेकेंड, ठीक है, मतलब 14 मार्क्स आराम से आ जाएंगे ना। आप लोग होशियार तो हो ही, तो ऐसे सवालों के लिए ना ज्यादा टाइम नहीं लगाते। अब यहाँ पे ये सवाल बहुत 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 ना समझने जैसा है, ठीक है। ना समझने मतलब बहुत कम बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस को समझ में आता है। हालांकि ये क्या देखो, CBSE 2019 और 2017 गुजरात बोर्ड में भी पूछा गया, तो मतलब कहीं ना कहीं तो इम्पोर्टेंट होगा यार। इस साल गुजरात बोर्ड का दिमाग सटका हुआ है, ठीक है, CBSE का भी कुछ खास नहीं है, तो पेपर हार्ड बनाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन इस चैप्टर में से देने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो कृपया करके प्लीज़ पढ़ के जाना ऐसे सवालों को। अब ऐसे सवालों को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, देखो बड़ा ही आसान है ना। पहले ना तुम लोग क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या लिखा है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप टुगेदर एंड द स्टेप मेजर 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड बी वॉक्ड, ठीक है। ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन द कंप्लीट सेट। एक बार खुद से फिर से ये क्वेश्चन पढ़ो। अब देखो ऐसे क्वेश्चन का ना बहुत अच्छी ट्रिक है, ठीक है। एक ट्रिक को समझो, बस ये ट्रिक को समझो कि अगर हमें ट्रिक समझो ना, ठीक है, अगर हमें जो क्वेश्चन गिवन है, अगर हमें गिवन आंसर से बड़ा आंसर निकालना, ठीक है, गिवन से बड़ा निकालना है तो LCM करेंगे, गिवन से छोटा आंसर तो उसके हम निकालेंगे HCF, ठीक है। LCM और HCF, ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रहा अभी के लिए उसको छोड़ दो, ना इसको साइड में रख दो। अब क्वेश्चन को समझो पहले कि 3 लोग थे, मॉर्निंग वॉक के ऊपर गए, 3 पर्सन्स, ठीक है, स्टेप टुगेदर एंड देयर स्टेप्स आर द 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। मतलब एक स्टेप तो है, ठीक है, अगर कोई पर्सन है, ठीक है, अरे रे पर्सन की धज्जियां उड़ा दी मैंने तो, ठीक है। अब जैसे कोई एक पर्सन है, ठीक, और वो वॉक पर मॉर्निंग वॉक पर निकला है, ठीक है, तो उसके जो एक स्टेप का जो डिस्टेंस है वो या तो 30 है, दूसरे पर्सन का 36 है और तीसरे पर्सन का 40। तो यहाँ पे बोला क्या गया कि एक पर्सन, जैसे अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैंने एक कदम लिया, तो मेरे जो दो पैरों के बीच में या फिर जो मेरे एक कदम के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो 30 होगा, कोई दूसरे पर्सन का 36 होगा, किसी का 40 होगा। अगर अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, अगर मैंने HCF निकाला, अब क्या बोलोगे भैया, यहाँ पे बोला गया मिनिमम डिस्टेंस निकालो, तो मिनिमम डिस्टेंस आपने बताया कि छोटा आंसर निकालना हो तो HCF। अरे बेटा यहाँ ध्यान दे, पहले आंसर छोटा निकालने का मतलब ये है कि देखो जो गिवन क्या दिया, पहले देख 30, 36 और 40। जब तू इन तीनों का अगर तूने HCF निकाल दिया, तो अगर HCF निकाल दिया तो आंसर कोई छोटा जाएगा, मतलब 2-3 सेंटीमीटर, 2-3 सेंटीमीटर जो भी है। क्वेश्चन में बोला गया कि मिनिमम डिस्टेंस ईच वॉक ऑन द कवर द सेम डिस्टेंस इन द स्टेप कंप्लीट, मतलब तीनों ने मिनिमम कितना डिस्टेंस कवर किया। अब मेरे एक स्टेप के बीच में अगर 30 सेंटीमीटर का अगर मेरे एक स्टेप के बीच में अगर 30 सेंटीमीटर का गैप है, तो मैं 2 सेंटीमीटर कैसे चलूंगा। मैंने मिनिमम क्या, 2, मेरे एक स्टेप में टोटल 30 आ जाते हैं। मैं जब एक स्टेप ले रहा हूं तो टोटल उसके अंदर 30 सेंटीमीटर आ रहे, तो 2 सेंटीमीटर कहाँ से आंसर आएगा। मैं क्या 2 सेंटीमीटर कम कंप्लीट किया, मैंने तो एक कदम 2 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर का, तो 2 सेंटीमीटर कैसे कंप्लीट करूंगा,
ठीक, तो यहाँ पे तुझे निकालना क्या है, एलसीएम, मतलब तेरा आंसर जो होगा वो बड़ा होगा, ठीक है, छोटा नहीं होगा। डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ना तो हम वो बड़ा ही होगा, क्योंकि अगर छोटा, अगर एचसीएफ निकाल दिया तो 2 3 4 5 या 10 मुश्किल से, तो एक स्टेप अगर 30 का है तो आंसर 10 कैसे आ सकता है, आंसर 10 कैसे आएगा। तो यहाँ पे तू क्या निकालेगा, LCM ऑफ 30, 36 एंड 40, ठीक। अब बोलोगे भैया करके दिखा दो यार पूरा, ठीक है। यहाँ पे देख भाई, पहले तूने 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल, तो 2 15 3 5 5 और 1, ठीक। फिर 36 का निकाल, तो 2 1 18 2 9 3 3 3 और 1, और लास्ट 40 का निकाल, तो 2 20 2 10 2 5 5 एंड 1। तो 30 का जब है तो वो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5। जब 36 की बारी आई तो कितना है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, और लास्ट 40 की जब बारी आई तो वहाँ पे उसका आंसर आया 2 का क्यूब इंटू 5। अब हमने क्या देखा था, एलसीएम, भैया याद करो, एलसीएम में क्या था, एलसीएम के अंदर, ठीक है, एलसीएम के अंदर, ठीक है, हमें सारी वैल्यूज इंक्लूड करनी है। फिर पहले वैल्यूज लिख देते, क्या 2 है, हाँ 2 देख, 2 है, 3 भी है और 5 भी है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इतना कर लिया। उसके बाद पावर, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो 2 का क्यूब। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 का पावर 1 और 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2, और 5 की पावर 1 ये दोनों में, ठीक है, तो 5 की पावर 1, तो ठीक 2 का 8 और 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5, 8 5 जा 40, 40 इंटू 9 कर लो, अब आंसर आ जाएगा 9 4 जा 36 होता है, तो 360, 360 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है, ठीक है। मतलब तीनों ने जो मिनिमम डिस्टेंस करके किया, अगर वही एचसीएफ निकाल लिया होता ना तो एचसीएफ में आंसर कितना आता है, 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 2 6 6 5 जा, ठीक, 3 2 6 6 5 जा 30। तो क्या, अब जैसे पर्सन 40 सेंटीमीटर हला, अब मैंने बड़ा कदम रखा तो क्या उसने 30 सेंटीमीटर ही चला, नहीं भाई ऐसा नहीं होता, थोड़ा लॉजिकली समझेगा तो समझ में आएगा, वरना कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। 1 सेंटीमीटर के हिसाब से देख, अगर आंसर 30 आ रहा है और बंदा ऑलरेडी चल चुका है 40, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर हम लोग एचसीएफ नहीं लेंगे, ठीक है, हमेशा याद है ना मिनिमम का मतलब डिस्टेंस उसने पूछा है, तो डिस्टेंस किस हिसाब से मेजर करेंगे, वो हमारा आंसर कितना है 360 सेंटीमीटर। मतलब अब जो तीनों ने डिस्टेंस कवर किया सबसे मिनिमम डिस्टेंस, वो भी उसका कितना आया, ठीक है, 360 सेंटीमीटर का, कितना आया 360 सेंटीमीटर। आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं है। आगे बढ़ते, ठीक है, नेक्स्ट मूवमेंट पे। अब आगे वाला सवाल भी है ना कुछ इतना हार्ड नहीं है, ठीक है, सेम ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे फिर से तुमको क्या लगाना पड़ेगा अपना, ठीक है, बुद्धि लगानी पड़ेगी अपनी, बगैर बुद्धि कुछ नहीं होगा, ठीक है, बुद्धि तो लगानी पड़ेगी। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सेम वही है, एक जैसे क्यूबॉइड दिया हुआ, ठीक है, या फिर कोई भी एक क्यूब दिया हुआ है, क्यूबॉइड दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा। अब उसकी क्या है, लेंथ दी गई है, ब्रेथ दी गई है और हाइट दी गई है। लेंथ कितनी है, देखो 8 मीटर और 50 सेंटीमीटर, मतलब 8 मीटर और 50 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 850 सेंटीमीटर। एक ही यूनिट में रखते हैं ना, दो में क्यों करते। यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 मीटर और 25 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर और 25 सेंटीमीटर का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 625 सेंटीमीटर। और तीसरा जो हाइट है वो कितना है 4 मीटर और 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसका आंसर जाएगा 475 सेंटीमीटर। इतना कन्वर्जन तो मैं मानता हूँ आपको आता होगा। तो लेंथ दी गई है, ब्रेथ दी गई और हाइट दी गई, तीन चीजें दी गई। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड कैन बी मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम। एग्जैक्टली, ठीक है, सीबीएसई 2012 का सवाल है। अब यहाँ पे भैया बोलोगे यार भैया लॉन्गेस्ट पूछा है, बड़ा आंसर निकालेंगे, एलसीएम करेंगे, बात खत्म। अरे भाई फिर से तू गलती करेगा। देख यहाँ देख, अब कोई एक जगह है तेरे पास, ठीक है, सपोज तेरे पास कोई एक जगह है, ठीक, ये इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट है 850 की हाईएस्ट लेंथ, ठीक है, 850, 625 और हाइट कितनी है 475। तो ये समझ, हाँ आगे ये अब यहाँ पे पहुंचे लास्ट फाइनली गुजरात बोर्ड 2023 का सवाल, ठीक है, 2023 का मतलब दो साल पहले ही, ठीक। हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि मेरे हिसाब से ये स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर हो सकता है, ठीक है, और या फिर बेसिक मैथ्स का भी हो सकता है, दोनों का देख लें, ठीक, हो सकता है कुछ भी। अब हमने इस चैप्टर के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा HCF ऑफ A, B,
इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू कितना है, ए इंटू बी। सिंपल है, इतना फॉर्मूला हमने बचपन में पढ़ा था, इसमें कोई एक्स वाई जेड कुछ नया नहीं है। ठीक, सेम ये। अब क्या बच्चे देख कर रह जाते के की वैल्यू निकालनी है, के कैसे निकाले, अरे यार भाई सिंपल है, देख तू सिद्धार्थ भैया से पढ़ रहा है और तुझे के की वैल्यू निकालनी नहीं आ रही, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकल जाती है। सिंपल, देख HCF ऑफ ए कॉमा बी, मतलब खाली तुझे ये वाली वैल्यू यहाँ पर रखनी है 12 कॉमा के, मुझे LCM भी पता है 12 कॉमा के का, है ना, देख LCM भी दिया है, और इज इक्वल टू, तो जो नंबर अंदर दिए वही नहीं का मल्टीपल 12 इंटू के। अब ये समझ HCF तुझे दिया हुआ, HCF ऑफ 12 कॉमा के कितना है 6, तो 6 लिख दिया, इंटू LCM ऑफ 12 कॉमा के कितना है 36 लिख दिया, इज इक्वल टू मेरे पास है 12 इंटू के, तो ये मल्टीप्लाई में 12 नीचे आके क्या जाएगा 12, तो 6 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू के। ठीक है, 12 3 से 36, 6 3 से 18, तो आंसर कितना आया, के की वैल्यू कितनी आई, अरे देखा के की वैल्यू बहुत ईजी थी, खाली समझने की देर थी। ठीक, बाकी आप है ना यहाँ से देख के भी ना आंसर बता सकते थे, इतना ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना लंबा रखा, बाकी है ना डायरेक्ट आप ऐसा लिख सकते थे 12 इंटू के इज इक्वल टू 6 इंटू 36। ठीक है, ये काटा आपने, आपको डायरेक्ट पता चल गया 3 आ गया, और ये 18, तो मेरा है ना 18 ना, आप 1-2 लाइन में लिख सकते थे, जो कि जिसको मुझे 5-6 लाइन में लिखना पड़ा, बस कुछ नहीं है ना। चलो अब बढ़ते हैं ना अगले सवाल के ऊपर, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट सवाल, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये सवाल पूरे साल दिया, पूरे साल इस क्वेश्चन का आंसर दिया, √2 इज इरेशनल नंबर। जरूरी नहीं √2, √3, √5, √7 ऐसे क्वेश्चन करके थक गया ना, लेकिन फिर भी आपको संतुष्टि के लिए एक और बार बता देते हैं ना, एक और बार। देखो भाइयों, ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है, फिर भी हम इसे कर लेते हैं, है ना। जैसे कि लेट, पहले तो हमें वापस क्या, लेट जो मैथ्स वाले स्टूडेंट होते हैं ना, जैसे जिससे 11th में मैथ साइंस लिया या फिर 10th में मैथ में बहुत इंटरेस्ट, उनको हर चीज़ सपोज करनी पड़ती है। ठीक है, लाइफ में हर चीज़ सपोज, अरे सपोज एक्स की वैल्यू ये है, सपोज ये, सपोज, ठीक है, हर चीज़ सपोज करनी। ठीक, अगर इमेजिनेशन ना, इमेजिनेशन तो वैसे ही हमें क्या मान रहे कि हमें पता है वो इरेशनल है, लेकिन हम क्या मान रहे, लेट √2 बी अ रेशनल नंबर, लेट और √2 बी अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट स्टेप, अगर √2 रैशनल है तो मतलब वो p/q के बराबर होगा। p/q का मतलब यहाँ पे लिखो p एंड q बोथ आर को-प्राइम नंबर्स, को-प्राइम नंबर्स, है ना, बोथ आर को-प्राइम नंबर्स। ठीक, फिर ये क्या q डिवाइड में इस साइड आके मल्टीप्लाई, तो √2q इज इक्वल टू p। अब यहाँ क्या करेंगे, SBS। व्हाट इज मीन बाय भैया SBS, अरे SBS का मतलब कुछ नहीं, SBS का मतलब हो गया स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, तो √2q का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, √2 का 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p। ठीक, अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट आएगा जिसे हम बोल देंगे p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देन p is also divisible by 2। मतलब भैया ये लाइन लिख तो रहे हैं लेकिन इसका मतलब पता नहीं चला। अरे देख सिंपल सी बात है, p स्क्वायर का मतलब, जैसे मैंने मान लिया था एक नंबर है 36, क्या 36 मेरा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से किया, यहाँ आ गया 18, मान लेता हूँ ये मेरा p स्क्वायर था, तो p कितना होगा, या फिर ये समझ 36 किसका स्क्वायर है, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, तो क्या 6 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये हो गया ना। फिर भी तो अगर आपका कोई भी नंबर स्क्वायर में है, अगर वो उस नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसका नॉर्मल नंबर भी उसी चीज से डिवाइड होगा। जैसे 27 मान ले, या फिर 9 मान ले, 9 जो है क्या वो 3 से डिवाइड होता है, देख 3 1 3, 3 से 9, ओके। 9 किसका स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो क्या 3 से डिवाइड नहीं होता, काट दिया बना के। तो अगर स्क्वायर वाला नंबर उस नंबर से डिवाइड हो रहा है तो जो नॉर्मल नंबर होगा तो वो भी उसी नंबर से डिवाइड हो सकता है। जैसे मैंने तुझे एग्जांपल लेके दिखा दिया कि 36 जो है अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 36 तो है, तो 6 का स्क्वायर है, तो 6 भी क्या होगा उस 2 नंबर से डिवाइड है, तो p ये क्या आ जाएगा
6 नंबर क्या मेरा पी और 36 क्या हो गया पी स्क्वायर, दोनों क्या 2 से डिवाइड हो रहे है ना। तो बस वही है ना बात, अंग्रेजी में लिखी कि अगर पी स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा तो पी भी क्या 2 से डिवाइड हो ही गा ही। अब देख, अब यहाँ पे आगे समझ देख, अब यहाँ पे तुझे लिखना p इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ ना, मैं p को मान लेता हूँ 2c। अब इस पूरी चीज को इस इक्वेशन में रख दे तो 2q स्क्वायर, अब याद रखना p स्क्वायर की जगह पे 2c नहीं रखा, p स्क्वायर की जगह पे 2c नहीं है, p की जगह पे 2c है, ठीक। तो मुझे स्क्वायर तो एज इट इज लगाना ही पड़ेगा, खाली p की जगह पे क्या लिख दूंगा 2c। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, बहुत ईजी ना, कुछ अभी तक यहाँ पे ऐसा नहीं लगा नहीं। अब यहाँ समझ देख, यहाँ क्या होगा 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। यहाँ पे भी वही सेम चीज कि अगर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है, देन q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अगर q स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो q भी क्या होगा 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पे इतनी सिंपल सी बात है। लेकिन अब p भी 2 से डिवाइड हो रहा है, q भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो वो कोप्राइम कैसे हुए? कोप्राइम का मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ 1, ठीक है, जिनका HCF 1 होता हो, वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता हो, है ना। जैसे 2 और 3 है, क्या वो आपस में कभी डिवाइड होंगे? क्या होंगे? नहीं होंगे। क्यों भाई? दोनों का HCF ही 1 है। 4 और 2 या फिर 4 या 6 मान लेते हैं, तो इन दोनों में दिख रहा है कि 2 2 सा दिख रहा है और ये 2 3 सा 6 है, तो दोनों में 2 कॉमन आ गया, तो ये दो नंबर कोप्राइम्स नहीं है। इनका HCF कितना आएगा? 2 आएगा। कॉमन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, Q भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हमने जो थियरी मानी थी ना, वो क्या गलत हो चुकी है। यहाँ पे क्या हो चुकी है? गलत हो गई है। बोथ P and Q are divisible by 2, ठीक। यहाँ पे इतनी थियरी तो हमने लिख दी। अब यहाँ पे एक स्पेशल लाइन आती है ना, वो स्पेशल लाइन क्या है सोचो। सोच, देखिए यहाँ पे इतना लिखना है, द कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू रॉन्ग assumption, ठीक है। और लास्ट में लिख देना therefore √2 is irrational number, ठीक है। क्या बोला गया कि हमने जो स्टार्टिंग में चीज मानी थी कि √2 जो है वो रेशनल है, वो क्या हो चुकी? गलत हो चुकी है। हमारे गलत समझने के कारण इसके लिए √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब इसे ध्यान से आराम से समझ लो, ठीक है, कोई जल्दी नहीं, आराम से समझो इसको। चलो आज हमारा यहाँ पे सेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड किया देखते हैं, उससे पहले ना इसे रफ कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या है, ठीक है, नेक्स्ट देखते क्या है, ठीक, ओके। आपके लिए ना एक बड़ा सा थैंक यू, ठीक है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा कि आप इस सीरीज के अंदर जुड़े और इस पूरी सीरीज को देखो एंड तक, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे जैसे जैसे हम ब्रह्मास्त्र की सीरीज चलाएंगे, वैसे वैसे एक और सीरीज आने वाली है। मैंने बोला था आपको ब्रह्म ज्ञान की सीरीज, तो वो भी चालू हो जाएगी। तो ब्रह्म ज्ञान की सीरीज जो है वो 50 डेज की और ब्रह्मास्त्र की सीरीज 40 डे की है। तो इन 14 डेज के अंदर हम पूरा चैप्टर करने वाले, तो इसी तरह जुड़े रहना ताकि आपका पूरा सिलेबस हो जाए CBSE एज वेल एज गुजरात बोर्ड, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करे बिना जाना मत, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि भाई उसका भी सिलेबस पूरा हो जाए। थैंक यू, ठीक है। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा थैंक यू।